अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और नाना जी की कहानियों का आप सबको बेसब्री से इंतज़ार भी होगा। कहानी शुरू करने से पहले ऐसे लोग जो मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने नाना जी की कहानियों को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आप लोगों को नाना जी की बताई हुई खौफनाक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। सिलसिला शुरू करते हैं नाना जी की खौफनाक कहानियों का। जुल्फकार कहते हैं, एक दफ़ा ऐसा हुआ, नाना जी के पास एक आदमी आया। वो बहुत सख्त परेशान था। नाना जी कहते हैं, वो मुझे एक डेरे पर मिला। उसने कहा कि मुझे पता चला है कि आप फला इलाके के बहुत बड़े सैयद पीर साहब हैं, जिनके आप शागिर्द हैं, जिनके पास आप अमलियात सीखते हैं। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। नाना जी ने पूछा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम उनसे क्यों मिलना चाहते हो, उसके बाद मैं तुम्हें उन तक ले जाऊंगा। पहले तो मुझे अपना मकसद बताओ कि तुम्हारा मकसद क्या है। तो वो ये कहने लगा कि मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा मुसीबत में मुब्तला हूँ। मैं यहाँ से 3 गांव छोड़कर चौथे गांव का रहने वाला हूँ। मैं अक्सर जंगल से जाकर लकड़ी काट कर लाता हूँ। हमारे गांव के आखिरी हदूद पर बहुत बड़ा जंगल भी है। वहाँ से बहुत सारे लकड़हारे लकड़ी काटते हैं। मुझे भी लकड़ी की ज़रूरत थी। मौसम तब्दील हो रहा है। सर्दियों के मौसम में लकड़ी की ज़रूरत तो सभी को होती है। तो मैं भी लकड़ी ढूंढने की गर्ज से उस जंगल की तरफ जा निकला। मैं वहां पर घने दरख्तों की तरफ था। वहां मैंने 1-2 बंजर दरख्त देखे। वो दरख्त बिल्कुल सूखे हुए थे। मैंने उन दरख्तों को काटना शुरू कर दिया। जो ही मैंने उन दरख्तों को काटना शुरू किया, मेरे पर किसी ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। मैं यहाँ वहां देख रहा था कि मेरे ऊपर आखिर पथराव कौन कर रहा है। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि मेरे ऊपर पत्थर फेंकने वाला आखिर कौन है। मैं डर गया और चिल्लाकर पूछने लगा, कौन है, सामने आओ, जो मेरे पर पत्थर फेंक रहे हो। तभी मुझे एक भयानक आवाज सुनाई दी, जिस तरह से कोई बड़े गुस्से से धाड़ता है। मेरी नजर उस आवाज के ताक़ुब में जब पिछली तरफ गई तो क्या देखता हूँ, दरख्त के पास एक काले रंग का वजूद खड़ा था। वो बहुत ज्यादा स्याह था। ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से कोई 6-7 फीट का आदमी काले रंग का बुर्का पहनकर उस दरख्त के पास खड़ा हो, लेकिन उसकी आंखें जो थी वो चमक रही थी। मैं उसको देखकर डर गया और मेरी चीख भी निकल गई। मैंने कहा, कौन हो तुम, मुझे मत मारो। बस ये कहने की देर थी, मानो वो तो दरख्त में ही गायब हो गया। मुझे नजर ही नहीं आया। जिस तरह से कोई आंख का भ्रम होता है और वो मेरी आंखों से ओझल हो गया, एक वहम बन के। मैं चारों तरफ देखने लगा। तभी मुझे ऐसा लगा कि इन घने दरख्तों में कोई भागने लगा है। मैं बहुत डर गया। मैंने वो लकड़ियां भी वहीं पर छोड़ी और इस जगह से हट गया। जब मैं वहां से भाग रहा था तो बकायदा मेरे पीछे कोई दौड़ रहा था। उसके कदमों की आहट बहुत तेज थी, मेरे से भी ज्यादा। मैं चीखों पुकार करता उस वीरान सुनसान जंगल से तो बाहर निकल आया, लेकिन उसके बाद हर रात मेरी एक अजाब में गुजर रही है। रात भर मेरे घर के बाहर खौफनाक आवाजों में कोई रोता है। कभी ऐसा लगता है कि कोई जानवर रो रहा है और कभी ऐसा लगता है कि कोई इंसान है। पहले दिन जब मुझे आवाजें आई तो मैं खौफजदा हो गया। अपने बीवी बच्चों को मैंने यही कहा कि तुम लोग सोए रहो, कोई भी बाहर नहीं आएगा जब तक मैं तुम लोगों को ना कहूँ। वो सब अंदर ही सोए हुए थे और बहुत ज्यादा डर भी रहे थे। मैं बाहर निकला, लालटेन ली, घर के बाहर झांक कर देखने की कोशिश करने लगा। दरवाजे की ओट में से देखा तो क्या देखता हूँ, वही काले लिबास वाला, वो भयानक, वही खौफनाक चेहरे वाला जो भी वजूद था वो बाहर मौजूद था। मेरे घर के बाहर खड़ा था और अपना मुंह आसमान की तरफ करके
खौफनाक आवाजें भी निकाल रहा था। मैं बहुत ज्यादा डर गया। मैं घर के अंदर भागा और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और अल्लाह से मदद मांगने लगा। या अल्लाह पाक, मेरी मदद फरमा। ये जो कोई भी मखलूक है, ये मुझे नुकसान ना दे, मेरे बच्चों को नुकसान ना दे। लेकिन रात भर वो मेरे घर के बाहर ही बोलता रहा, खौफनाक आवाजें निकालता रहा। आज 7 दिन हो गए हैं, हम लोग रात को सो नहीं पाते। सुबह भी पूरा दिन हम लोग डरते रहते हैं। मेरे गांव के इमाम साहब से जब जाकर बात की तो उनका ये कहना था कि देखो मियाँ, ये तो कोई जिन्नात का मामला लगता है। मैं तो अमामत करता हूँ, मैं जिन्नात को नहीं निकाल सकता। इसके लिए तुम्हें किसी सैयद पीर साहब के पास जाना होगा। हमारे गांव का एक गवाला इस गांव में भी दूध देने आता है। उसने मुझे आपके बारे में बताया। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मुझे आप अपने गांव में ही मिल गए। मैं आपके पास आया हूँ कि आप मुझे वहां पर लेकर जाएं। मैंने सुना है आप भी लोगों की मदद करते हैं और आपके जो पीर साहब हैं वो भी लोगों की मदद करते हैं। मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरी मदद कीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास सिर्फ एक यही घर है, मैं इसको छोड़कर नहीं जा सकता। पहले तो वो घर के बाहर होता था, उसके बाद घर के अंदर से भी रोने की आवाजें आने लगी हैं। पूरे घर में बहुत गंदी बदबू फैली हुई है। यहाँ तक कि घर में जगह जगह पर हम लोगों को जिस तरह से जानवरों के बाल नजर आते हैं, काले रंग के बाल, कटे हुए बाल गिरे होते हैं पूरे शहर में, और जिस तरह से किसी जानवर के पैरों के निशान हम लोगों के पूरे शहर में लगे होते हैं। हम लोगों ने बहुत बार कोशिश की कि खुद से कुरान पाक पढ़कर घर में बुलंद आवाज में अल्लाह से मदद मांगे, लेकिन जब भी कुरान पाक पढ़ने बैठते हैं तो आवाजें और भी ज्यादा बेहानक हो जाती हैं, बच्चे डरने लग जाते हैं। मेरे 10 साला बेटे ने भी उस मखलूक को देखा है और वो ये बता रहा था कि वो हम लोगों के शहर में बेरी के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और वो ये कह रहा था कि उसने मेरी तरफ देखा भी, उसकी आंखें चमक रही थी। मेरा बेटा बहुत डर गया और उसको भी 2 दिन से शदीद बुखार है। मेरी मदद करें, अगर वो जिन हमारे घर से ना गया तो वो मेरे पूरे घर वालों को और मुझे मार देगा। नाना जी ने जब सारी बातें सुनी, नाना जी ने कहा कि जो कुछ तुम बता रहे हो बातें तो सारी जन्नात से ही मिलती जुलती हैं। मामला तो कुछ गंभीर ही है, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है कि तुम्हारे पीछे कोई अफरीद जिन लग गया है। अफरीद जिन जंगलों में ही रहता है और ज्यादातर वो वीरान जंगल के अंदर ही होता है जहाँ पर घने जंगलात होते हैं, घने दरख्त होते हैं। अगर अफरीद जिन के घर को नुकसान दिया जाए या उसके हिस्से में दाखिल हो जाया जाए तो फिर वो इंसानों के पीछे लग जाता है। वो कभी भी किसी इंसान के सामने अपने असल रूप में नहीं आता, या तो वो काले स्याह लिबास में आता है या फिर वो सफेद लिबास में अपना आप जाहिर करता है। शाह साहब बताते हैं कि जो काले लिबास में अफरीद जिन सामने आता है वो निहायत जालिम और सख्त होता है। मुझे लगता है तुम्हारे पीछे भी वही अफरीद जिन है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें शाह साहब के पास ले चलूंगा। मैं खुद से भी अमल कर सकता हूँ, उसको हटा और निकाल भी सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जो अर्जी लेकर आए हो मेरे पास, जो दरख्वास्त लेकर आए हो, मैं तुम्हें शाह साहब के पास पहुंच जाऊं ताकि तुम उनसे अपना मसला बयान कर सको। तभी नाना जी उस शख्स को लेकर शाह साहब के गांव में रवाना हो गए। उस आदमी को हम लोगों ने भी देखा, वो बहुत ज्यादा खौफजदा था। हम लोगों ने भी उससे बातें पूछने की कोशिश की तो वो यही बता रहा था कि वो बहुत बेहानक अंदाज में रोता है। कभी कभी ऐसा लगता है कोई जानवर रो रहा है और कभी कभी ऐसा लगता है कोई औरत रो रही है, कोई बूढ़ी औरत, लेकिन वो है मर्दाना वजूद में, बहुत कदावर, बहुत खौफनाक। शाम होने से पहले नाना जी उस आदमी को अपने साथ लेकर शाह साहब के गांव की तरफ रवाना हो गए। वहां पर जब वो लोग पहुंचे उसके बाद नाना जी जब दोबारा आए तो नाना जी ने हमें बाकी की सूरत हाल बताई। नाना जी का ये कहना था कि शाह साहब ने जब सारी दास्तान सुनी
तो शाह साहब ने भी यही कहा कि ये अफरीत ही है जो तुम्हारे पीछे लगा है। शाह साहब ने जब पढ़ाई की तो शाह साहब का यही कहना था कि जो बंजर दरख्त तुमने काटे थे उन दरख्तों के ऊपर उस अफरीत जिन के घर थे, उसका ठिकाना था। अफरीत जिन जिस जगह पर जिस दरख्त पर अपना बसेरा कर लेता है वो उसको बिल्कुल बंजर कर देता है कि कोई और उसके नजदीक भी ना आ सके, कोई जानवर कोई परिंदा तक भी उस पर ना बैठ सके। उस पर उसके घर थे, उसके बच्चे थे। जिस दरख्त को तुमने काटा उसने तुम्हें खबरदार किया, पत्थर मारे, रोका भी, लेकिन तुम नहीं रुके, तुम समझे ही नहीं, क्योंकि तुम जानते नहीं थे कि वहां पर किसी ऐसी मखलूक का बसेरा हो चुका है या वहां पर किसी जिन का कोई घर या ठिकाना भी है। वो तुम्हारे पीछे इसीलिए लगा है कि तुमने उसका घर जिस तरह से तोड़ा है वो तुम्हारा घर खत्म करे और तुम्हें जान से मार दे। वो इसीलिए हर रात तुम्हारे घर में बैठकर रोता है, क्योंकि 11वें दिन वो या तो तुम्हारे घर को खत्म कर देगा या गिरा देगा या जला देगा। इस तरह से अफरीत जन्नात अपना बदला लेते हैं। शाह साहब ने कहा कि तुमने एक काम करना है, तुमने ये 2 तावीज लेकर जाने हैं। एक तावीज तुमने अपने घर के दरवाजे के बाहर लगाना है और एक तावीज घर के दरवाजे के अंदर लगाना है। अगर तो दरवाजे के अंदर तावीज लगाने के बावजूद भी वो अफरीत तुम्हारे घर के अंदर जाहिर हुआ, वो रोया या नजर आया, तो फिर अमल करना पड़ेगा। और अगर सिर्फ तावीज लगाने से वो वहां से चला गया, वो हट गया, तो फिर अमल की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर दोबारा वो वापस नहीं आ सकेगा। और ये एक एक तावीज जितने भी तुम्हारे घर के फर्द हैं उनके गले में हिफाजत का पहना दो, ताकि वो अफरीत तुम लोगों के ऊपर हमला आवर ना हो सके। वो शख्स जो था वो तावीज़ात लेकर शाह साहब के पास से रवाना हो गया। 2 दिन के बाद वो वापस आया और आकर अपना हाल बयान करने लगा और ये कहने लगा कि मैंने जैसे ही घर के बाहर तावीज़ात लगाए तो मेरे कंधे बहुत ज्यादा भारी हो गए। मुझे ऐसा लगा कि मेरे कंधों के ऊपर बाकायदा तौर पर कोई सवार हो गया है। और जैसे ही मैंने हिम्मत करके तावीज घर के अंदर लगाया तो मेरे कंधों के ऊपर से बोझ हट गया। कल की रात हमारे घर में तो अफरीत नजर नहीं आया, न ही इसके रोने की आवाजें आई, लेकिन घर के बाहर बहुत भयानक आवाजें सुनाई दे रही थी। यहाँ तक कि मैंने खुद उठकर देखा, वो शहर में तो नहीं था, न ही बेरी के दरख्त के नीचे था, लेकिन मुझे घर की दीवार के बाहर उसका अक्स दिखाई दे रहा था। वो बहुत कदावर है, उसका कद बहुत ज्यादा दराज है। अब वो घर के बाहर है, घर के अंदर नहीं आ सकता। शाह साहब ने कहा कि बस अब अमल की जरूरत नहीं है, जो तावीज तुम्हारे घर के बाहर लगा हुआ है जब तक वो है वो अंदर दाखिल नहीं हो सकता, और घर के अंदर जो लगा है वो भी उसको अंदर दाखिल होने नहीं देगा। ये 21 दिन तक तुम्हारे घर के चक्कर काटता रहेगा। हो सकता है कि वो ये कोशिश भी करे कि किसी तरह से वो तावीज़ात उतर जाए, वो तावीज़ात ज़ाया हो जाए। 21 दिन का वो अपना चक्कर पूरा करेगा, उसके बाद वो उसी जंगल में वापस चला जाएगा। मगरिब के बाद ना तो तुम घर से बाहर जाओगे, ना तुम्हारे घर में से कोई बाहर जाएगा, और ना तुम्हारे घर में मगरिब के अजान के बाद कोई दाखिल हो सकता है। अफरीत जिन के कबीले का कोई और जिन या कोई और मखलूक या वो किसी इंसान के ऊपर हावी होकर भी मगरिब के बाद तुम्हारे घर में दाखिल होने की कोशिश कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ उन तावीज़ात को तुम्हारे घर से निकालने के लिए। तुमने पूरे 21 दिन तक मगरिब के टाइम की पाबंदी रखनी है, ना तो कोई आए और ना ही कोई जाए। उसके बाद सारे मामला ठीक हो जाएंगे। वो आदमी ठीक 21 दिन के बाद दोबारा आया और आकर ये बताने लगा कि मगरिब के बाद हम तो घर से बाहर नहीं जाते थे, लेकिन मगरिब के बाद बहुत से लोग हम लोगों के घर में आने की कोशिश करते थे। यहाँ तक कि हम लोगों के ऐसे ऐसे रिश्तेदार हमारे घर आने की कोशिश करते थे जो कभी पहले हमारे घर आए ही नहीं। सालों साल बीत गए, वो लोग कभी नहीं आए, लेकिन हम लोगों ने भी दरवाजे नहीं खोले। मगरिब के बाद मगरिब की आसान होने से थोड़ी ही देर पहले हम लोग दीवार के ऊपर खुद चढ़ के अपने घर के बाहर ताला लगा देते हैं।
इसके बावजूद वो आवाजें देते हैं। कल 21 दिन पूरे हो गए। हम लोगों के घर के बाहर की जो दीवार है उसके ऊपर नाखूनों के निशान है, जैसे उसको कोई नोच रहा था। और गांव के बहुत से लोगों ने बताया कि हर रात आप लोगों के घर के बाहर काले लिबास में 2 से 3 औरतें बैठी नजर आती हैं। जब हम लोग उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि आप लोग कौन हैं, ये लोग यहाँ पर नहीं हैं, तो वो ये कहती हैं कि हम इनके रिश्तेदार हैं और बहुत दूर से आए हैं और हम जानते हैं कि ये लोग घर में ही मौजूद हैं, बस अभी दरवाजा खोल देंगे। यहाँ तक कि एक गांव वाले ने हमें ये भी बताया कि रात तकरीबन 2 से 2:30 बजे के करीब तो लोगों के घर के बाहर कोई झाड़ू लगा रहा था। हम लोग देख के डर गए, क्योंकि उनकी अपने खेतों में जाने की बारी होती है पानी लगाने के लिए। तो जब उन लोगों ने देखा और पूछा कि कौन है वहां पर, तो वो जो कोई भी मखलूक होती है वो गायब हो जाती है, क्योंकि वो चाहकर भी उस तावीज को निकाल नहीं पा रहे। तावीज आपकी हदायत के मुताबिक जब मैंने जमीन में गाड़ा था तो उसके ऊपर कील भी लगा दिए थे ताकि कोई भी उसको निकाल न सके। शाह साहब ने कहा कि बस अब वो अफरीद वापस चले गए हैं, दोबारा कभी भी जंगल के उस हिस्से की जानिब मत जाना, क्योंकि अगर गलती से भी तुम जंगल की उस हदूद में गए तो अफरीद का पूरा कबीला तुम्हें जान से मार देगा और तुम्हारा पता भी नहीं लगेगा। अब तुम्हारे घर में कोई भी अफरीद जिन या उसके कबीले का कोई भी और जिन दाखिल नहीं हो सकता। अब तुम बेफिक्र होकर अपने घर जा सकते हो। उसके बाद वो शख्स वहां से रवाना हो गया। ये कहानी हमें नाना जी ने तब बताई जब नाना जी वापस आए, और नाना जी बताते हैं कि उस आदमी ने बताया कि गांव के जिस शख्स ने देखा था कि वो रात पिछले पहर जब घर के बाहर कोई औरत झाड़ू लगा रही थी तो वो बहुत ज्यादा बेहानक औरत थी। वो इतनी कदावर थी कि बैठी हुई भी ऐसे लग रहा था कि जैसे खड़ी हुई है। कद काट बहुत लंबा था और बाल इतने लंबे थे कि हमारे घर के कोने तक उसके बाल बिखरे हुए थे। बहुत ज्यादा खौफ तारी हो गया था गांव वालों को भी हमारे घर को लेकर। लेकिन बाद में जब हम लोगों ने उनको सारी रुदात और दास्तान बताई तो सब दोबारा से हम लोगों के घर आने लगे। ये एक कहानी थी जो नाना जी ने हमें बताई और मैंने आपको, बहुत शुक्रिया सल्फकार आपका। इस गांव में अक्सर लोगों के साथ ये मामला हो जाते हैं। गांव में लोग जंगलों में जाते हैं, वीरानों में जाते हैं, लकड़ियां वगैरह काटते हैं, क्योंकि वहां पर कल्चर ही ये है। वहां पर दरख्तों से सूखी लकड़ी काट कर आग जलाई जाती है और खाने पकाने के इस्तेमाल में इनको काम लाया जाता है। बहुत से लोगों के साथ मामलात होते हैं, उनको जिन्नात धक्का दे देते हैं, गिरा देते हैं, कोई बाजू या टांग वगैरह भी टूट जाती है। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी दरख्त को काटने से पहले इजाजत तलब करनी चाहिए। उनसे पूछ लेना चाहिए कि अगर यहाँ पर अल्लाह की कोई मखलूक है तो वो यहाँ से चली जाए और हमें नुकसान ना पहुंचाए। थोड़ी सी एहतियात इंसान को बहुत बड़े बड़े नुकसानात से बचा लेती है। इन कहानियों का मकसद सिर्फ यही होता है कि आप लोग भी ऐसी चीजों से खबरदार रह सकें जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये नाना जी की एक कहानी थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल की स्टोरीज को सुनकर उनको लाइक किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी स्टोरीज और भी लाती हूँ। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहे खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।